नमस्कार, आप देख रहे हैं theLearnerTop.com और मैं हूं निखिल। ये हमारी खास पेशकश रखवाले। भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की तरफ से 8 साल बाद पहली बार कोई साझा बयान आया है। इस पर हम बात करने वाले हैं। हम बात इस बात पर भी करने वाले हैं कि सेना की सबसे एक्टिव उत्तरी कमान के मुख्यालय से कुछ जानकारियां लीक होने की खबर आई है। इन दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्निथन और शिव अरूर। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। पहला सवाल हमारा संदीप से ही होने वाला है सीज फायर को लेके। संदीप, हमने ये भी देखा कि जब 2009 में पाकिस्तान एक तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करता है और वो एकदम से लाइव हो जाती है एलएसी। बिल्कुल हम आज पे आना चाहते हैं, लेकिन क्या 2009 में भी आप ऐसी किसी वजह को प्लेस करते हैं जिसमें जिससे हमें समझ सके कि पाकिस्तान क्यों एक ऐसी सीज फायर को बिल्कुल ब्लेटेंटली तोड़ना शुरू करता है जो उसकी तरफ से ही शुरू होती है? निखिल, ये पाकिस्तान आर्मी की बेसिकली जो स्ट्रैटेजी है उसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये जो सीज फायर के ऑफर या टेररिज्म या फॉरेन पॉलिसी, इस पे पाकिस्तानी सिविल एस्टेब्लिशमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब भी कुछ ऐसे कोई डेवलपमेंट्स आते हैं तो हमें पाकिस्तान आर्मी की तरफ देखना चाहिए, उनकी क्या कंपल्शंस हैं, उनके क्या मनस्थिति है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। तो 2008 में आपको पता होगा कि मुंबई का हमला हुआ, उसके बाद काफी तनाव था बॉर्डर पे। बहुत सारी अचानक से बहुत फायरिंग हुई। उसके बाद फिर एक तरह से एक लल हो गया। फिर 2014 में जब नई सरकार आई यहाँ पर, तब उन्होंने एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाया और बहुत सारे फायर असॉल्ट्स शुरू कर दिए, जिसका मतलब यह है कि जहां से आप टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट कर रहे हो, वहां पे हम रिटेलिटरी फायरिंग करेंगे। तो ये सिलसिला लगातार जारी रहा 2014 से। और 2018 में अगस्त में उन्होंने दोबारा उन्होंने सीज फायर को अपहोल्ड करने का एक डिस्कशन किया था दोनों डीजीएमओज ने। क्योंकि 2017 को आपको याद होगा कि बहुत ही ज्यादा फायरिंग हुई थी। शायद ये 2003 के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ सीज फायर वायलेशन हो, और फिर लास्ट ईयर की जो। लेकिन 2018 के बाद लेकिन वो ज्यादा दिन टिकी नहीं फिर, क्योंकि उसके बाद फिर जो कश्मीर आर्टिकल 370 का जिसको स्क्रैप किया गया, उसके बाद दोबारा तनाव शुरू हो गए। पाकिस्तान ने टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया। तो ये पूरा जो साइकिल है फिर से एक बार और शुरू हो गया, जिसको हम कहते हैं, जो करंट हम देख रहे हैं वो एक्चुअली 2019 की साइकिल का एक तरह से एक खात्मा है, अगर आप उसे कह सकते हो तो। ठीक है शिव, अब हम आपके साथ भी इस बात को डिस्कस करना चाहते हैं। कानो कान खबर नहीं हुई कि बैक ट्रैक जो बैक चैनल से वहां पे क्या बात चल रही है, और पूरा ध्यान हमारा ईस्टर्न फ्रंट पे रहा या लद्दाख में रहा, और एलसी कुछ दिन के लिए खबरों से बाहर था। क्या हम जानते हैं उन बैक चैनल बातचीत के बारे में, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये रजामंदी दोबारा एक तरह से रिवाइज हुई है? निखिल, एक 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 इशू बिल्कुल साफ नजर से आता है। वो ये है कि ये एक दो फौज के बीच में ये एक निर्णय नहीं था। ये एक बहुत हाई लेवल पॉलिटिकल डिस्कशन हुआ है, क्योंकि एक सीज फायर जो है वो एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, वो कभी भी एक मिलिट्री टैक्टिकल लेवल पे नहीं हो सकता है विदाउट बहुत हाई लेवल जो राजनीतिक और गवर्नमेंट का बैकिंग की तरफ से ही हो सकता है। और इसलिए ये जो जॉइंट स्टेटमेंट हुआ है डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के लेवल पर इशू हुआ है ये जॉइंट स्टेटमेंट। लेकिन ये बहुत मेहनत और डिप्लोमेटिक एफर्ट, बैक चैनल एफर्ट के बाद ही शायद हुआ है। उसका फॉर्मल कुछ कॉन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा कागज है जिसपे एक जॉइंट स्टेटमेंट है, डीजीएमओ के कुछ लाइंस हैं बस। लेकिन बैक चैनल्स पे काफी महीनों के लिए, निखिल, जैसे संदीप ने बिल्कुल ठीक से बताया कि 2019 और 2020 में काफी सीज फायर के उल्लंघन हुए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। काफी रिकॉर्ड्स तोड़े गए हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीज फायर वायलेशंस। और लेकिन लास्ट दो या तीन महीनों से कुछ इंडिकेशंस आ रहे थे
पाकिस्तान की तरफ से कि थोड़ा क्लाइम डाउन कर सकते हैं, थोड़ा सा स्केल डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइन ऑफ कंट्रोल को जो लाइट अप हुआ था 2 साल लगातार जो एक्शन हो रहा था लाइन ऑफ कंट्रोल पर, शायद इंडिया का थोड़ा दबाव था पाकिस्तान पर, लेकिन ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट इशू बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों साइड में से प्रेशर बिल्कुल था। पाकिस्तान के साइड से काफी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, बहुत सारे सीजफायर वायलेशन हो रहे थे, तो कुछ मिडिल ग्राउंड अचीव हुआ है दोनों देश के बीच बैक चैनल डिस्कशंस के बाद। जैसे आपको याद होगा निखिल, कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ने भी एक बयान दिया था कि वी वांट टू हैव गुड रिलेशंस विद आवर नेबर्स, और वो उसका कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था। बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने एक चीज बिल्कुल साफ है हमारे सामने, वो ये है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट था जो रिलीज हुआ था सीज फायर के बारे में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो मतलब ऑन द सरफेस वो दो फौज के बीच में एक जॉइंट स्टेटमेंट था, लेकिन हमको इसको मिस्टेक नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल पॉलिटिकल हाई लेवल क्लियरेंस के साथ ही हुआ है। काफी बैक चैनल डिस्कशंस हुए हैं डेफिनेटली, इवन दो फॉर्मली कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है हमारे पास, लेकिन आप समझ सकते हो इंडिया और पाकिस्तान का जो इतिहास है, उनके बीच में जो इतिहास है, अगर कुछ जॉइंट स्टेटमेंट होना है तो आपको आप गेस कर सकते हो कि कितना डिप्लोमेटिक मेहनत होता है उसके लिए। तो वो एक चीज है। दूसरा निखिल, जैसे संदीप ने बताया कि पिछले 2 साल में इतने सारे सीज फायर के उल्लंघन हुए हैं, इतना सारा हिंसा हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मोस्टली पाकिस्तान के साइड में, और इंडिया ने रिटेलिएट किया है, और इसके वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पूरा एक्शन हो गया है लगातार 2 साल के लिए। और लेकिन लास्ट 2 महीनों में निखिल काफी इंडिकेशंस आए हैं पाकिस्तान की तरफ से कि क्या हम कुछ थोड़ा सा क्लाइम डाउन कर सकते हैं। ये भी ठीक है कि इंडिया तो दोनों फ्रंट से ऑक्यूपाइड थे, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भी, लेकिन कुछ मिडिल ग्राउंड हो रहा था, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव से काफी दबाव था पाकिस्तान आर्मी पर भी, क्योंकि इंडिया का रिटेलिएशन काफी स्ट्रांग हुआ है इन सीजफायर वायलेशंस के बाद। तो कुछ मिडिल ग्राउंड सरप्राइजिंगली मिला है दोनों साइड को, और इसलिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर हुआ है। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूँ संदीप से कि ये सीज फायर एग्रीमेंट्स जो हैं ये सिर्फ कागज पर होते हैं। ये अच्छी बात है और हमको स्वागत करना चाहिए कि एटलीस्ट ये जो कंट्रीज जो दुश्मन माने जाते हैं, इनको अगर एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करने में एटलीस्ट दिक्कत नहीं है इस टाइम पर, तो एटलीस्ट वी कैन बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। शिव, ऐसी चीज से जो आप कह रहे थे, आप संदीप से वहां एग्री कर रहे हैं कि ये सारी चीजें ज्यादातर पेपर पे होती हैं, और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने क्लियर किया है कि कोई भी टैक्टिकल फॉर्मेशंस वहां से नहीं हटाने वाले हैं। एलसी पे जो डिप्लॉयड है वो वैसे ही डिप्लॉयमेंट्स रहेंगे, और नाटकीय रूप से ऐसा कुछ बदल जाए ये भी बहुत जरूरी नहीं है इन अ शॉर्ट रन। तो आपकी समझ क्या कहती है? आपने काफी लंबे टाइम से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जिस तरह से दोनों साइड अफेयर्स कैरी ऑन होते हैं। आपको क्या लगता है कि माहौल सुधारने के अलावा सब्सटेंस में और क्या मिल सकता है हमें इस सीज फायर से? निखिल, बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन लास्ट 20 दिन में कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। मतलब ये जॉइंट स्टेटमेंट के इशू करने से पहले जो 20 दिन गए हैं उसमें कोई भी इंसिडेंट नहीं था, कोई भी मेजर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट नहीं था, कोई भी वायलेंट इंसिडेंट नहीं हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड पर और क्रॉसिंग एरियाज में। और इसका इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है कि पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि हम कमिटेड हैं एक लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर के लिए, और देखो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हिंसा जो होता है हमारे साइड से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और इसलिए हम कमिटेड हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि एसेट्स जो डिप्लॉयड हैं, यूनिट्स जो डिप्लॉयड हैं, हथियार और हार्डवेयर सेंसर्स जो भी डिप्लॉयड हैं,
निखिल, वो तो बहुत दूर की बात है। वो सब जो उसको पुल बैक करना अभी अनलाइकली ही नहीं, नामुमकिन है फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर, क्योंकि पाकिस्तान तो ये जॉइंट स्टेटमेंट जैसे जैसे संदीप ने बताया सिर्फ कागज पर है। विश्वास और म्यूचुअल जो ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल रद्द हो गया है बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद। तो पाकिस्तान का तो विश्वास है ही नहीं, और हमारा तो पहले से है ही नहीं पाकिस्तान पर। तो अभी सिचुएशन अभी भी बहुत गंभीर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये एक पहला कदम है टुवर्ड्स कुछ सब्सटेंटिव कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हम बोलते हैं, CBMs, अगर वो होंगे, वो डिप्लोमेटिक तौर पे होंगे, और अगर ये एक पहला कदम है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना है कि फोर्सिबल फ्यूचर में वो बिल्कुल नहीं होगा। काफी कुछ एंगल्स हैं निखिल इसमें। FATF का एंगल है, जियोपॉलिटिकल एंगल है कि पाकिस्तान को दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो भी पीस के लिए फाइट कर रहे हैं। तो बहुत सारे एंगल्स, बहुत सारे मतलब आप समझ सकते हो कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट गुडविल टुवर्ड्स इंडिया, बहुत सारे एंगल्स हैं, और ये पाकिस्तान है तो इंडिया कभी पाकिस्तान को फेस वैल्यू पे नहीं लेता। बिल्कुल। और यही चीज मतलब जो संदीप के पास हम जाके एग्जैक्टली वही चीज पूछने वाले थे जो जिसके तरफ से आपने हिंट किया है। संदीप, हम जानते हैं कि आप लगातार रखवाले पे कहते रहे कि ये टू फ्रंट नहीं, एक सिंगल फ्रंट सिचुएशन हिंदुस्तान ने देखी 2020 में। आप पूरी तरह आपके पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे आप डिप्लॉयड थे, आपने दोनों जगह एक्शन भी देखा है, पीपल हैव ब्लेड, पीपल हैव डाइड, किल्ड इन एक्शन। तो मैं समझना चाहता हूं कि दोनों देशों के लिए कौन से मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे। एक FATF वाली जगह शिव ने हिंट किया, ये भी कहा गया कि दोनों इकोनॉमीज रिकवर कर रही हैं कोविड के शॉक से, एक वजह वो है। तो क्या मैं चाहता हूं कि आप भारत और पाकिस्तान दोनों के चश्मे से देख के हमें बताएं कि दोनों कंट्रीज क्या क्या पा रही हैं इसमें। जैसे हिंदुस्तान के लिए तो एक विन विन सिचुएशन है कि आपको एक बॉर्डर अगर आपकी ठीक थोड़ी शांत होती है तो वो बिल्कुल आप चाहते ही हो। पाकिस्तान के हाथ क्या लगेगा? तो दोनों देशों के लिए मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या थे? क्योंकि मतलब बात करते करते तो नहीं हुई होगी, जरूर कोई कारण होगा। बिल्कुल। ये 2020 में पहली बार शायद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC और LAC दोनों पर हमारे जवान शहीद हुए हैं। पहली बार है शायद इंडिपेंडेंस के बाद। तो कोई भी देश ये नहीं चाहेगी कि दो फ्रंट एक साथ एक्टिव हो जाए। तो ये वेरी क्लियरली हमारे पर्सपेक्टिव से हम एक फ्रंट को क्वाइट करना चाहते हैं, और इसीलिए हमने बातचीत शुरू की पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखोगे, इस्लामाबाद और खास करके रावलपिंडी से, जहां पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर्स है, वो भी दो फ्रंट का सामना कर रहे हैं। एक इंडिया है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है जी। और अफगानिस्तान फ्रंट पे जो है, वहां की जो अपॉर्चुनिटी खुल रही है, वंस इन 20 इयर्स वाली अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि आप जानते हैं 2001 में जब US फोर्सेस ने एंटर किया अफगानिस्तान, और फिर पिछले साल उन्होंने तालिबान के साथ कतर में वो अग्रीमेंट जो साइन कर दी, जो पीस डील साइन किया उन्होंने, जिसके तहत उन्होंने 1 मई 2021 पे पूरी तरह पुल आउट करने का ये अग्रीमेंट साइन किया उन्होंने। तो पाकिस्तान खास और पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से अपनी फोकस अफगानिस्तान पे रखना चाहती है। इसीलिए आपने पिछले दिनों में जैसे शिव ने भी जिक्र किया, जनरल बाजवा ने भी स्टेटमेंट्स दिए, इशू किए कि हम अमन चाहते हैं, हर दिशा में अमन चाहते हैं। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट था, और इसका ये मतलब था कि वो एक फुल अपनी फोकस अफगानिस्तान पे रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह तालिबान आ जाए अफगानिस्तान में, पावर में आ जाए, ताकि वो अफगानिस्तान को फिर से कंट्रोल करना शुरू करे जब US फोर्सेस और खास करके अलाइड फोर्सेस वहां से निकल जाए। तो ये पाकिस्तान का सबसे अहम फोकस है 2021 में। संदीप, शिव अभी बता रहे थे कि टैक्टिकल लेवल पे ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान किसी भी तरह की रीजिक के बारे में सोच रहे हैं, और वो
अभी तो हो भी नहीं सकता है। मैं समझना चाहता हूं कि क्या डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट, जो इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें किसी स्ट्रेटेजिक रिजिक के बारे में कोई विचार है? वो थिएटर्स में हो सकता है, या वो तकनीक में हो सकता है, या वो एटीट्यूड अप्रोच में हो सकता है। क्या इस तरह का कोई विचार है कि ये जो सीज फायर आपको टाइम देगी उसमें आप ये 2 3 4 कदम उठाना चाहोगे? बिल्कुल निखिल, जैसे 2003 के सीज फायर के बाद इंडियन आर्मी ने पहली बार वो फेंस का उन्होंने बनाना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले आप फेंस बना नहीं सकते बना थे, नहीं क्योंकि सकते। लगातार वहां पे फायरिंग होती रहती थी, और इसीलिए उन्होंने 2003 के बाद फेंस का कंस्ट्रक्शन फेंस की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी उन्होंने, और उसके काफी सारा उनको राहत मिला है। इन्फिल्ट्रेशन काफी हद तक उन्होंने वो रोक पाए हैं, और इसलिए मैं मानता हूं अभी 2021 के सीज फायर के बाद एक रीअलाइनमेंट की बात चल रही है आर्मी हेडक्वार्टर्स में, रीबैलेंसिंग की बात चल रही है कि जो इंडियन आर्मी 2.5 फ्रंट्स पे जो कमिटमेंट है उनके, क्या वो इस फ्रंट, ये जो हाफ फ्रंट है जो इंसर्जेंसी वाली फ्रंट से, वो क्या फोर्सेस निकाल के नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे डिप्लॉय कर सकते हैं? क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्न आ गया है कि जिस तरह से चीन आ गई थी 2020 में, शायद अगली बार जिस स्फूर्ति से वो आ गए थे वहां पे, दूसरी हो सकता है इस साल या अगले साल वो किसी और सेक्टर में भी ऐसे बिल्कुल ऐसे घुस सकते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि और ज्यादा फोर्सेस डिप्लॉय हो जाए बॉर्डर के पास, एक्लिमेटाइज हो जाए। और मुझे लगता है जो 2 डिवीजन है लद्दाख में, हो सकता है वो 3 डिवीजन हो जाए वहां पर, तो किसी तरह से वो फोर्सेस को रीडिप्लॉय करने की बात चल रही है, एक रीबैलेंसिंग की बात चल रही है। जो एरिया, जैसे आर्मी चीफ बता रहे थे कल कि नॉर्थ ईस्ट से, असम से वो काफी सारे फोर्सेस हटाकर जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय कर रहे हैं, तो इस तरह की जो सीज फायर के बाद वो ऐसे रीडिप्लॉयमेंट्स की बात कर सकते हैं, नॉर्दर्न फ्रंट की तरफ ज्यादा फोर्सेस को डिप्लॉय करने की वो सोच सकते हैं। शिव, इसी आइडिया पे हम आपके विचार भी जानना चाहते हैं। जैसे संदीप बता रहे हैं, एक हिंट ड्रॉप की एक तरह से उन्होंने, कि ये हो सकता है कि आपकी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज हैं, या जो इंसर्जेंसी में आपके ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं, नॉर्थ ईस्ट में तो चालू भी हो गया है, और आप ये इसी तरह की बात JNK को लेके भी चल रही है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो इंडिया की पैरामिलिट्रीज हैं वो कितनी तैयार होंगे, क्योंकि हमने ये देखा है कि हमारी पैरामिलिट्री का अनुभव बहुत वीरता के साथ में वो देश की रक्षा में तैनात होते हैं, उनकी जान भी जान है, उनका खून भी खून है। पर हमारा जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में जब हमने उनको एक तरह से फोरफ्रंट पे वो जाते हैं, तो उन्होंने खूब सफर किया है। तो अब जब नॉर्थ ईस्ट या JNK जैसी इंसर्जेंसी के वो बिल्कुल सामने आएंगे, तो आपको वो कितने तैयार लगते हैं? मतलब ये आइडिया के लेवल पे ये कैसा रहेगा? क्योंकि बहुत बारी इस तरह का कंपैरिजन करने की कोशिश की जाती है कि एक इन्फेंट्री ट्रूप्स आर्मी के और CAPF के, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है कि कितना आप हीट ले सकते हो। निखिल, जो हकीकत ये है जम्मू एंड कश्मीर में, वो ये है कि फौज जो है, मिलिट्री आर्मी जो है, वो सारे ड्यूटीज पे तैनात हैं। पुलिसिंग ड्यूटीज, रोड क्लियरिंग ड्यूटीज, रोड ओपनिंग ड्यूटीज, लाइन ऑफ कंट्रोल ड्यूटीज, एयरपोर्ट में शामिल है, वो सब जगह शामिल है, सब जगह तैनात है। और ये एक बहुत इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस। It's not only is it not a healthy practice, ये it's ill advised, ये unsustainable चीज भी है, क्योंकि ये एक vicious cycle में पड़ जाता है, और उस vicious cycle के जो नतीजे हैं हम देश अभी भी भुगत रहा है। और इसलिए जैसे आपने बताया कि क्या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस क्या वो तैयार हैं, वो एक मुश्किल सवाल है निखिल, क्योंकि हमको पता ही है कि वो कितने तैयार एक्चुअली हैं, क्योंकि उनके जो कैपेबिलिटीज है, उनके ट्रेनिंग जो है, उनके डॉक्ट्रिन्स हैं, सब कुछ अगर आप देखोगे तो वो एक काउंटर इंसर्जेंसी एनवायरनमेंट के लिए, सस्टेन्ड काउंटर इंसर्जेंसी एनवायरनमेंट के लिए एक्चुअली सूटेबल काफी नहीं है। लेकिन मैं ये बिल्कुल बताऊंगा कि दैट शुड बी द फोकस। मकसद बिल्कुल यही होना चाहिए कि फौज को निकालना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर से जब आपको ठीक लगे कि द सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में आ गया है,
तो आप फौज को निकाल के आप पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, ऑब्वियसली जो फाइनल जो सिचुएशन है, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब जो सपने में अगर हम इंटेंड करेंगे तो वो ऐसा होना चाहिए कि ओनली पुलिस फोर्सेस शुड बी देयर। लेकिन जो अभी जो मामला है जम्मू एंड कश्मीर में वो इम्प्रूव नहीं हुआ है। कुछ जगहों में इम्प्रूव हुआ है, कुछ जगहों में डिटेरियोरेट हो गया है। तो अभी हम ये सिर्फ एक बहुत ही थियोरेटिकल चीज है, और जब तक पाकिस्तान के साइड से जो टेररिज्म है वो फ्यूल नहीं उसको स्टॉप नहीं करते हैं, हम ये सब बिल्कुल टैक्टिकल चीज है और वो हम सोच भी नहीं सकते अब। ठीक है संदीप, एक आखिरी सवाल इस स्टोरी से जुड़ा, उसके बाद हम जो आपकी डाटा ब्रीच वाली स्टोरी है उस पर शिव के इनसाइट्स चाह रहे हैं। मैं समझना चाहता हूं कि आप पिछले दिनों के रखवाले के एपिसोड जब बात चल रही थी उसी में से मुझको याद आया, आप कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स चीजें गिनवा रहे थे कि ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो कर सकते हो, जब आप आर्मी में रिफॉर्म की बात कर रहे थे पूरे एस्टेब्लिशमेंट में। तो उसमें से एक ये भी था कि ऐसा हो सकता है कि आपको इंसर्जेंसी में जो ड्यूटी दे रही है आर्मी उससे वहां से उनको रिलीव करो। लेकिन तब आपने कहा था कि हम इतनी जगह पे बिजी हैं 2.5 फ्रंट की जिसकी बात चलती है, तो हमारी ये रिफॉर्म और जो बाकी प्रायोरिटीज हैं उन पे उनमें समय देने के लिए हमारे पास में वो लीव है ही नहीं हमारे पास में। अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि ये सीज फायर कितनी स्टिक करती है और कितना रूम हमको मिलता है, कितना पीस हम बाय कर पाते हैं। बट एक हाइपोथेसिस, अगर एक लास्टिंग पीस आपको मिल जाता है, चाहे वो छोटे छोटे पॉकेट्स में ही क्यों ना हो, क्या आप दोबारा उस रिफॉर्म एजेंडा को हिट कर सकते हो? जैसे एक चीज की तो बात अभी चली रही है कि आप काउंटर इंसर्जेंसी से हटा लो, क्या बाकी चीजों पे भी ध्यान देने की तरफ बात की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल निखिल, अब ये जैसे शिव कह रहे थे, आर्मी सब कुछ कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में, और मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि वो आर्मी जो है स्कूल्स भी चलाती है जम्मू एंड कश्मीर में। क्या हमने इंडियन आर्मी को स्कूल चलाने के लिए रेज किया है? क्या ये इनकी कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी है? और 30 साल के बाद अगर आर्मी लगातार वही काम कर रही है जो 1990 और 91 में कर रही है, तो ये कोई एक बहुत बड़ी फेलिंग हुई है हमारे तरफ से। तो इसको रिफॉर्म करने की सख्त जरूरत है, और हमें ऐसा देखना चाहिए कि हम किस लिए हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़े किए। करीब 10 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा एक फोर्स होगा ये पैरामिलिट्री और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। तो हमें एक्चुअली जल्द से जल्द इनको इंसर्जेंसी ड्यूटीज में लाने चाहिए। जो भी आप एक 5 ईयर प्लान बना दीजिए या 10 ईयर प्लान बना दीजिए कि देखिए आप ईयर 1 ईयर 2 क्या करेंगे, ईयर 3 पे क्या करेंगे, आप क्या पैरामिलिट्री ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देंगे, या फिर आर्मी ऑफिसर्स को आप साइड स्टेप करेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस में, जैसे असम राइफल्स की जो एग्जांपल है उस तरह के आपको शुरू करना चाहिए। क्योंकि ये इट इज लाइक अदरवाइज यू विल बी फाइटिंग अ फॉरएवर वॉर। जो मैं कहता हूं उसे जम्मू एंड कश्मीर का एक जो सिलसिला एक फॉरएवर वॉर की तरह हो गया। 30 साल तक आप लगातार वही इंसर्जेंसी फाइट करते जा रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी जो है काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स बन चुकी है, और जब चाइनीज आर्मी आ जाती है बॉर्डर पे तब आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आप इतनी हद तक आपकी फोकस इंटरनल सिक्योरिटी पे है, काउंटर इंसर्जेंसी पे। तो आपको अगर आपकी आर्मी को मॉडर्नाइज करना है, उसको रीफोकस करना है, बॉर्डर्स पे डिटरेंस, इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिटरेंस के तौर पे उसको डिप्लॉय करना है, तो आपको अभी से शुरुआत करना चाहिए। और पिछले साल जो चाइना ने किया है वो एक तरह से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये एक वेकअप कॉल है, और हमें एक्चुअली इसकी वेलकम करना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं आते तो शायद इस साल भी हम ऐसे कुछ बातें नहीं करते जो आप अब करने लगे हैं, चाहे वो मॉडर्नाइजेशन की बात हो या रिफॉर्म की बात हो या टेक्नोलॉजी लाने की बात कर रहे हो। ये कभी नहीं होते इंडिया में जब तक कि जो एनिमी है वो गेट्स तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, चलिए अगली स्टोरी हमारी डेटा ब्रीच जो नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स में, जैसा सुनने में आ रहा है हिंदुस्तान की सबसे एक्टिव कमांड, जो सबसे ज्यादा एक्शन देखती है, अगर आप इस 2020 का अगर आप एक एक्सेप्शन मान ले तो। शिव, सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप कुछ फैक्ट्स स्टेट करें, आपकी क्या जानकारी है, ये डेटा ब्रीच कितना बड़ा है, इसका स्कोप कितना बड़ा है, किस नेचर की जानकारी थी आपकी, आप क्या जान गए हैं अब तक के?
निखिल, ये एक बहुत ही गंभीर डेटा ब्रीच था। ये 2-3 हफ्ते पहले ये नजर में आ गया था अथॉरिटीज को, और ये नॉर्दर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स के ऑपरेशन रूम से एक्चुअली ये डेटा ब्रीच हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना सेंसिटिव है। अगर आप इसका सीरियसनेस का एक डेजिग्नेशन लगाना चाहते हैं तो आर्मी हेडक्वार्टर्स में इसको ऑफ हाईएस्ट कंसर्न का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मतलब इसके ऊपर कोई कंसर्न नहीं है, हाईएस्ट कंसर्न का डेटा ब्रीच है ये। इंक्वायरी ऑलरेडी बैठ गया है इसके ऊपर निखिल। एक सैनिक पकड़ा गया है जो इसके लिए जिम्मेदार था। वो भी तैनात था कमांड हेडक्वार्टर्स में। और जो जानकारी है हमारे पास वो ये है कि वो ऑपरेशंस रूम से शायद कुछ डेटा, शायद कुछ क्योंकि आर्मी के प्रोटोकॉल में बहुत सारा सेंसिटिव चीज जो मैप्स या डिप्लॉयमेंट रूट्स या डिप्लॉयमेंट एरियाज या पेट्रोलिंग इंफॉर्मेशन जो है, सारा इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे नहीं रखते हैं। वो एक डेटा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल होता है आर्मी में। इसलिए एक थ्योरी ये है कि शायद कुछ इंफॉर्मेशन कंपाइल हुआ था कुछ ऑपरेशनल रीजन के लिए, किसी और डिपार्टमेंट या कुछ और आर्म्स के साथ शेयर करने के लिए कॉन्फिडेंशियली, और उसी ट्रांजिट में कुछ लीक हो गया हो या कुछ साइबर ब्रीच हुआ हो। वो अभी एक इन्वेस्टिगेशन का मामला है निखिल। ये लेकिन बहुत गंभीर है। लेकिन क्योंकि जैसे आपने बताया कि नॉर्दर्न कमांड वैसे भी एक सेंसिटिव कमांड है, और 2019-2020 में अगर आप देखोगे तो उसका सीरियसनेस और गंभीरता तो मैक्सिमम है, क्योंकि हम चाइना के साथ एक वॉर लाइक सिचुएशन में है। पाकिस्तान के साथ तो जो नो पीस नो वॉर सिचुएशन तो लगातार चल ही रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल में। तो अगर आप सोचोगे कि मेरे सूत्रों के मुताबिक नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन था। कुछ मैप्स थे, डिप्लॉयमेंट्स थे, पोजीशंस, ट्रूप के फॉरवर्ड पोजीशन के डिटेल्स शायद भी थे। और ये इंफॉर्मेशन एक्सटर्नली डिटेक्ट हुआ था निखिल। मेरा इंफॉर्मेशन ये है कि रॉ के साइड से या कुछ और इंटेलिजेंस एजेंसी के साइड से ये डिटेक्ट हुआ था, और आर्मी को एक टिप ऑफ मिल गया था, जिसका मतलब है कि जो आर्मी के जो अंदरूनी जांच व्यवस्था जो है वो शायद उसमें कुछ लैप्स हो गया था, और ये जो ब्रीच है वो डिटेक्ट हुआ नहीं था, वो एक्सटर्नली डिटेक्ट हुआ था। तो इसलिए एक बहुत ही हाई लेवल इंक्वायरी हो रहा है। और मेरा मानना है कि आर्मी जैसे सभी टाइम करता है, वो जस्टिस इज वेरी फर्म और द हेड्स विल रोल। शिव, आपने जैसे बताया कि जो नेचर ऑफ डेटा है वो काफी सेंसिटिव था, मैप्स, डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स वगैरह वगैरह। क्या वॉल्यूम ऑफ डेटा को लेके भी कोई जानकारी है कि कितनी जानकारी एग्जैक्टली कॉम्प्रोमाइज हुई है? निखिल, मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन मैं ओपन फोरम में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपका सवाल आई विल आंसर इट। वो ये है कि देखो, जब एक ऑपरेशनल और डायनामिक सिचुएशन ऑलरेडी है उस कमांड के जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, हर क्षेत्र में ऑपरेशंस हो रहे हैं, हर क्षेत्र में डिप्लॉयमेंट है, हर क्षेत्र में ऑपरेशनल पेट्रोलिंग रूट्स जो हैं, जो लगातार चेंज भी होते हैं, कुछ कांस्टेंट रहते हैं। अगर उस टाइप का इंफॉर्मेशन अगर आपके एडवर्सरीज के हाथ में पड़ जाए तो आप समझ सकते हो कि कितना डैमेज हो सकता है। क्योंकि इसका मतलब है कि आपका जो सारा कुछ जो फॉरवर्ड एरियाज में जो इंतजाम का जो डिप्लॉयमेंट इंतजाम है, अरेंजमेंट्स हैं, वो थ्रेटेंड है, क्योंकि एक इंटेलिजेंस का मामला है। और इंटेलिजेंस में डेटा, इंफॉर्मेशन, पोजीशंस, मैप्स, ये तो इज ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो इसलिए आर्मी का कहना है कि उन्होंने सारी गैप्स जो हैं इस ब्रीच के बाद उन्होंने प्लग किया है, लेकिन द डैमेज इज डन। जो डैमेज हुआ है इस ब्रीच से, वो उसको फिक्स करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, और वो एक क्लासिफाइड लेवल पे बिल्कुल होएगा निखिल। ऐसा नहीं है कि ये ब्रीच हुआ है और अब क्या करेगा आर्मी एक बहुत प्रोफेशनल सेना है। इन द पास्ट ऑल्सो ये ऐसे ब्रीचेस हुए हैं,
इस लेवल का ब्रीच शायद बहुत सालों से नहीं हुआ है निखिल, इसलिए वो बहुत सीरियस है, और इस माहौल में हो रहा है इसलिए और भी सीरियस माना जाता है। लेकिन आर्मी तो इंक्वायर करेगा, और जो भी जिम्मेदार पकड़ा जाएगा उसको सजा मिलेगा, बिल्कुल सजा मिलेगा। अब हम संदीप आपके पास आना चाहते हैं इन सारी चीजों को एक कॉन्टेक्स्ट मतलब देने के लिए। स्पाइंग सारे देश करते हैं, हमारे जो दुश्मन हैं वो भी करते हैं, जो हम हैं वो भी करते हैं, ये लड़ाई का हिस्सा है, ये पहले भी होता था और ये भविष्य में भी होगा। लेकिन अब हाल के वक्त ने और इतिहास ने क्या सबक दिए हैं जो भारत या तो सीखा है या तो उसे सीखना है? डाटा सिक्योरिटी हो सकता है, या ये काउंटर इंटेलिजेंस हो सकता है, मतलब इन सारी फील्ड्स में इतिहास ने हमें क्या सिखाया है? निखिल, ये जो है ये अनएंडिंग गेम है, एक तरह से हमेशा चलता रहेगा। आइदर ये फिजिकली स्पाइंग करेंगे या फिर जैसे जिस मुझे लगता है, डिटेल्स तो हमें पता नहीं है, लेकिन शायद इस सिपाही को सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने ट्रैप किया होगा, और इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं रिसेंटली। और हमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने शुरू कर दिया है वहां पर, इस तरह के सोल्जर्स को हनी ट्रैप करने के लिए, जो हमारे बहुत जवान हैं, जो यंग सोल्जर्स हैं, उनको सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैप करते हैं। 2 साल पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा कि जैसलमेर में एक 22 साल के एक सिपाही को ट्रैप किया गया, ठीक इसी तरह सोशल मीडिया के थ्रू एक हनी ट्रैप। एक पाकिस्तानी स्पाई ने कहा कि मैं एक इंडियन आर्मी नर्सिंग ऑफिसर हूं और मैं जम्मू में पोस्टेड हूं, तो उसके पास से काफी सारा इंफॉर्मेशन ऐसा निकाला गया, और बाद में उनको पता लगा कि एक्चुअली एक जाल बिछाया था इस स्पाई ने, कि 40-50 और ऐसे सोल्जर्स को उन्होंने ट्रैप करके थोड़ा थोड़ा उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाला। लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन शायद पहली बार हुआ है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा सतर्कता हमें रखना चाहिए, एसओपीज फॉलो करनी चाहिए, और जो हमेशा इस हर इंसिडेंट के बाद एक नए तौर पे वो रीइश्यू करते हैं एसओपीज, जो है कि सोशल मीडिया पे आप केयरफुल रहिए, आप अपने यूनिफॉर्म के फोटोज ना डिस्प्ले करें, और ये मत बताइए कि आप कहाँ पोस्टेड है, आप क्या करते हैं, क्योंकि ये हमेशा जो आपके दुश्मन के जो स्पाइज हैं, वो हमेशा इस ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। और क्यों नहीं, क्योंकि हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, किस लेवल शायद अलग है दोनों का, लेकिन तो ये गेम है, हमेशा चलता रहेगा। आप रूल्स ऑफ द रोड आप जानिए, और सतर्कता आप अपनाइए। और किस तरह के नतीजे भुगतने पड़ते हैं संदीप जब ऐसे लोग पकड़ में आते हैं, अगर वो इंडियन नेशनल्स होते हैं तब? तो बहुत सिवियर पनिशमेंट है निखिल। जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट हार्शेस्ट इंडियन लॉज, जो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से है, ब्रिटिश के जमाने से है, और इसके प्रोविजंस इतने हार्श है कि अगर आपके हाथ में एक नक्शा भी क्यों ना हो, वो आपको जेल में डाल सकते हैं और प्रोसिक्यूट किया जाता है। आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक को की सजा आपको मिल सकती है। तो सजा तो बहुत हार्श होते हैं इन सब केसेस में। चलते हैं रखवाले के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम लेते हैं दर्शकों के सवाल और हमारे मेहमान देते हैं उनके जवाब। पहला सवाल संदीप बोहरा का है। संदीप ने आप दोनों के लिए सवाल पूछे हैं। संदीप वो आपसे पूछ रहे हैं, और शिव के लिए भी एक अलग सवाल है। उन्होंने पूछा है कि जो स्प्रट लाइट टैंक डील हो रही थी मॉस्को के साथ में, क्या वो अभी भी ऑन है? और क्या डीआरडीओ इस तरह के लाइट टैंक्स के डिजाइन को बनाने में केपेबल है, या उनका कोई प्रोग्राम अप एंड रनिंग है क्या? हाँ, बिल्कुल निखिल। स्प्रोट लाइट टैंक की जो रिक्वायरमेंट है, पिछले साल उन्होंने इमरजेंसी परचेस के तौर पे उन्होंने डिस्कस किया था रशिया के साथ, लेकिन बताया जा रहा है कि ये डील अभी भी एक्टिव है, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है। हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उसकी जो सेम गन है T-90 और T-72 टैंक की जो गन है, और इसकी वजह से वो एमिनिशन की कॉमनैलिटी है, बहुत सारे ऐसे लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स भी आसानी से आप पूरी कर सकते हैं इसके लिए। तो
दूसरा जो है डीआरडीओ लाइट टैंक का बिल्कुल एक प्रोजेक्ट है, वो K9 वज्रा, जो लास्ट वाली जो गन पिछले हफ्ते आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने रिसीव किया था, उसके हल को वो एक लाइट टैंक के तौर पे वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड एक डिजाइन है जो साउथ कोरिया से हनवा टेक्मिन नाम की कंपनी है, जिसने एलएनटी के साथ पार्टनरशिप में ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन बनाया। तो वो उस हल को एक लाइट या मीडियम टैंक के तौर पे वो यूज करना चाहते हैं। तो ये वो कहते हैं कि अगर उन्हें गो हेड मिल जाए तो बिल्कुल 1-2 साल में वो इसको एक प्रोटोटाइप को प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा संदीप, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रखवाले में बहुत ये चीज डिस्कस हो गई है। मैं बस एक छोटा कमेंट जरूर चाहता हूँ। हमने ये देखा कि इंडिया में लाइट टैंक्स की डिमांड तब आई जब हमने चाइनीज लाइट टैंक्स वहां पे देखे, और फिर उसके बाद यहाँ हड़कंप मचता है, एक तरह से रेस लगती है कि कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ से लेके आओ। लेकिन चीन की तरफ ही ये देखा गया कि उनके लाइट टैंक्स ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और फिर वो अपने मेन बैटल टैंक्स वहां पे लेके आए, और हम भी वहां पे अपने मेन बैटल टैंक्स लेकर के पूरा माउंट जहां तक जा पाया लेके गए। तो क्या मतलब हम वो चाइनीज लीड ही फॉलो करते जा रहे हैं? मतलब सेना का असल अनुभव क्या होगा? आई गेस आई एम श्योर आप दोनों की सेना में बात होती रहती है। क्या लाइट टैंक की जो रिक्वायरमेंट है, जो उस टाइम हमको लग रही थी चाइनीज प्लेटफॉर्म्स देख के, क्या वो एग्जैक्टली अभी भी वहीं पे है, या फिर कोई एक रीथिंक है, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी भरोसा जताया जा रहा है? निखिल, पहली बात यह है कि वो हमारी जो लाइट टैंक की जो रिक्वायरमेंट हमने प्रोजेक्ट की है करीब 10 साल पहले, वो चाइनीज लाइट टैंक को देख के नहीं किया उन्होंने, वो एक्चुअली टेरेन को देख के उन्होंने डिसाइड किया था। क्योंकि एक 10 या 15 साल पहले इंडियन आर्मी ने, जब ये पूरी जो रीबैलेंसिंग की बात चल रही है अब, वो आज या कल की बात नहीं है, वो करीब 2010 से उन्होंने शुरू किया था कि हमें धीरे धीरे नॉर्दर्न फ्रंट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्पीड से वो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रही थी और धीरे धीरे वो इंकर्जन शुरू होने लगे थे, उन्हें लगा कि एक समय ऐसा आएगा कि चाइनीज मिलिट्री बहुत स्पीड से डिप्लॉय करेगी, तो हमें क्या करना चाहिए उनको काउंटर करने के लिए। तो इसी वजह से करीब 10 साल पहले इंडियन आर्मी की एक स्टडी है, वो क्लासिफाइड स्टडी हमें पता नहीं है, लेकिन पूरी जो एंटायर नॉर्दर्न फ्रंट को उन्होंने मैप किया था, लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, कि कैसे डिफेंसेस हमें बनाने पड़ेंगे, कौन से फोर्सेस कहाँ पे डिप्लॉय करने पड़ेंगे, या टैंक्स कहाँ पे ले सकते हैं, आप कहाँ तक ले जा सकते हैं। तो 2 जगह उन्होंने आइडेंटिफाई किया, एक तो सिक्किम में जहाँ पे उन्होंने फॉरवर्ड पोजीशन किया पहली बार टैंक्स को, और दूसरा जो है लद्दाख में, जो धीरे धीरे वो टैंक स्ट्रेंथ बढ़ाते गए। पहले एक रेजिमेंट गए, फिर उसके बाद एक ब्रिगेड गया 2013 में। तो ऐसे जब वो मैपिंग कर रहे थे तो उन्हें ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स का पता लगा जहां पे सिर्फ एक मीडियम टैंक जा सकता है, और कुछ ऐसे सेक्टर्स भी उनको लगा कि सिर्फ एक लाइट टैंक डिप्लॉय कर सकते हैं उसी एरियाज में। तो ये एक्चुअली एक सेक्टर स्पेसिफिक उन्होंने एक मैपिंग किया, जिसके तहत उनको लगा कि ऐसे कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे सिर्फ लाइट टैंक आप डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उसी स्टडी के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट किया था लाइट टैंक के रिक्वायरमेंट को, और उसके बाद फिर वो शेल्फ किया गया एक तरह से, और अब उन्होंने रिवाइव कर दिया, जो दस्तक आया पिछले साल मई में। ठीक है। और शिव, आपके लिए संदीप बोहरा का सवाल है। उन्होंने पूछा है कि क्या आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हीरोज और कोबरा कमांडोज पे किसी किताब पे काम कर रहे हैं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे मेरा जवाब ये है कि देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर काफी कुछ ऑलरेडी लिखा गया है, काफी कुछ हिस्ट्रीज ऑलरेडी हैं। मैं बिल्कुल आई वुड एग्री दैट कि इंडिविजुअल हीरोइज्म पे उतना नहीं है जैसे बैटल्स के ऊपर या कैंपेन्स के ऊपर है। लेकिन माय सैड आंसर इज कि अभी इस वक्त मैं किसी वर्ल्ड वॉर 2 के हीरोज के बारे में मैं काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं मेरा जो इंडियाज मोस्ट फियरलेस का सीरीज, जो मॉडर्न मिलिट्री हीरोज हैं, उनके ऊपर मेरा 3rd बुक पर काम शुरू हो गया है। लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिले और कुछ रिसोर्सेज और एक्सेस मिले तो मैं बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी लिखूंगा।
तो अब 3 बुक्स के साथ फिर लोग सेल्फी डालेंगे, अभी 2 बुक खींच के डालते हैं। ठीक है शिव, अगला सवाल भी आपके लिए ही है। श्रेय एस ने ये सवाल पूछा है और हम लकी हैं कि आज हैं भी आप। ये पूछ रहे हैं कि क्या नीड है या कि कोई पॉसिबिलिटी है V22 ऑस्प्रे जैसे किसी प्लेटफॉर्म की इंडियन आर्म फोर्सेस में, क्योंकि वो काफी वर्सेटाइल है। मतलब मेरा जवाब तो यही था व्हाई नॉट, लेकिन पैसा नहीं है। आपका जवाब क्या है? देखो, जो चीज बनती है आर्म्स बाजार में वो इंडिया को ऑफर किया जाता है निखिल। जहां से साउथ अफ्रीका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक से, रशिया से लेके यूके से लेके जहां भी देखो वहां से जो बन रहा है, चाइना और पाकिस्तान को छोड़ के सब जगह से वो ऑफर हुआ है इंडिया को। और V22 ऑस्प्रे भी ऑफिशियली ऑफर हुआ है इंडिया को टू बोथ द एयरफोर्स एज वेल एज नेवी। नेवी को एक्चुअली एक सीरियस ऑफर पिच हुआ था, ऑफर मतलब एक पिच हुआ था बोइंग और बेल की तरफ से, क्योंकि नेवी के लिए भी एक एक्चुअली ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि नेवी को एक कैरियर बेस्ड एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म चाहिए था। और नेवी ने एक्चुअली बोइंग से पूछा भी था कि क्या आप एक प्रपोजल कर सकते हो कि इस पे कुछ रेडार्स या सेंसर्स लगा के अगर आप कुछ प्रपोज कर सकते हो तो हम कंसिडर करेंगे। लेकिन वो सिर्फ एक प्रपोजल के लेवल पे अभी भी अटक गया निखिल। देखा जाएगा कि आगे जाके कैसे होगा। लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, ये एक बहुत वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है। उसके डेवलपमेंट और टेस्टिंग में काफी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन अभी वो मरीन कोर में और यूएस नेवी में ऑलरेडी शामिल हो गया है, वो ऑपरेशनली डिप्लॉयड भी है। और अभी भी जानने में आ रहा है कि इसका कैपेबिलिटीज और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और यूजफुलनेस एक्चुअली क्या है। तो हु नोज कि ये क्या। और टिल्ट रोटर का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत वर्सेटाइल है। हमने सबने देखा है, काफी नए प्लेटफॉर्म्स भी आ रहे हैं जिसमें टिल्ट रोटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो V22 ऑस्प्रे या कुछ दूसरा जो प्रोडक्ट है देखा जाएगा। बिल्कुल ये जो उसका जो यूज है वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। संदीप, आप जब शिव बता रहे थे कि कहाँ से ऑफर आते हैं, तब आपके चेहरे पे एक मुस्कान थी। हम चाहते हैं कि आप उस मुस्कान को स्वर दें। मतलब क्या सोच रहे थे आप उस टाइम? नहीं नहीं, जो शिव ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। और मैं एक्चुअली एक जैसे यूनाइटेड नेशंस की तरह हमारी जो इन्वेंट्री है, हम हर देश से सामान खरीदते हैं। और ऐसा कोई देश नहीं होगा चाइना को छोड़ के या पाकिस्तान को छोड़ के जहां से हमने हथियार नहीं खरीदे हो। और हम हथियार पहले खरीदते हैं, उसके बाद उसके लॉजिस्टिक्स और वगैरह बाकी चीजों के बारे में सोचते हैं। और इसी वजह से हमारे एयरफोर्स में इतनी सारी यूनाइटेड नेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट हैं, नेवी में यूनाइटेड नेशंस ऑफ मिसाइल्स हैं। तो आर्मी में भी ऐसे बहुत सारे ऐसे होंगे। हथियारों के मामले में हमारे यूनाइटेड नेशंस ऑफ हथियार हैं। तो हम वर्सेटैलिटी में जो है इंडियन थाली की जो सिस्टम है उसी को हम अपनाते हैं। हम ऐसा कदापि नहीं चाहते हैं कि एक या दो डिश हो। हमें हमेशा लगता है कि थाली में बहुत सारे ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो इसी बात को सोच के मैं हंस रहा था। ये पता है, ये मतलब ये बड़ा दिलचस्प जवाब है और बड़े दिलचस्प तरीके से दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गंभीर मसलों पे इतने दिलचस्प जवाब देने के लिए हमारे दोनों पैनल एक्सपर्ट्स का। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का जो रखवाली की तमाम किस्तें देखते हैं, चाहे वो जितना लंबा हो, और अच्छे सवाल पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निखिल। थैंक यू संदीप। थैंक्स शिव, बाय।